हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपैल। लॉजिकल रीजनिंग की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम दिसंबर 2025 नेट एग्ज़ाम के लिए अभी एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट की है और उसमें हमने पहली जो क्लास थी उसमें आर्ग्यूमेंट के बारे में जान लिया, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आप लोगों में से जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है उसको प्लीज़ देख लीजिए, तभी इसके आगे की जो क्लास है तुम्हें समझ आएगी। आज का हमारा एजेंडा जो है आर्ग्यूमेंट में इंडक्टिव, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड, इनवैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक, साउंड, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल नेट JRF विथ एजुपैल एंड एग्ज़ाम रेडी हिस्ट्री पे मिल जाएगी, जहाँ पे हम आपको डेली MCQ प्रैक्टिस, डेली PYQ प्रैक्टिस, फ्री PDF, डाउट डिस्कशन और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो प्लीज़ आप इससे जुड़ जाइए। कल हमने जो है देखा था लॉजिकल रीजनिंग में हमने आर्गूमेंट को स्टार्ट किया था। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो आर्गूमेंट होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली: आधार वाक्य, युक्ति वाक्य एंड निष्कर्ष। फिर हमने इनको तीनों को एक एक करके देखा था। आधार वाक्य को, तो आधार वाक्य ऐसा कोई भी वाक्य या कथन जो कोई राय या निर्णय को व्यक्त करता है, आधार वाक्य कहलाता है। जैसे कि एक राय है या निर्णय, जैसे कि 1+1=2 होते हैं। तो जो है ये सही भी हो सकता है, जो आधार वाक्य है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली ठीक है, तो ये सही था। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल देखा था कि 2+3 जो है 6 से बड़ी संख्या होती है, जो कि गलत था। मैथमेटिकली जो है ये 5 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत हो गया था। तो इस प्रकार आधार वाक्य जो है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल देखा था कि सभी अध्यापक जो है वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो ये आधार वाक्य है एक, और ये जो है एक फॉल्स आधार वाक्य, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अध्यापक जो है वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमने एक और एग्जांपल देखा कि 1/2 और 1/4 में से बड़ी संख्या 1/2 है। तो इसको हमने मैथमेटिकली देखा कि ये 0.5 होता है और ये 0.25 होता है। तो इस हिसाब से जो है 1/2 जो है बड़ी संख्या है, तो ये मैथमेटिकली ट्रू साबित हुआ ये आधार वाक्य। ठीक है, तो आधार वाक्य में कल हमने जो है शब्दों की भरमार की वजह से कुछ चीज़ें हैं उनको हमने छोड़ दिया था। जैसे कि उसमें मैं इसमें इसी एग्जांपल को लेके आपको समझा देता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं इसमें। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 विधेय, इसको बोलते हैं आपका प्रेडिकेट, और जो आपका तीसरा जो कंपोनेंट है आधार वाक्य में वो होता है आपका योजक। योजक यानी कि कनेक्टर। अभी एक ही एग्जांपल में आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि विषय। तो इस वाक्य में जो अध्यापक यानी कर्ता जो है, कर्ता एक तरह से मान सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट होगा। और ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ये आपका जो है प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी कि पढ़ाते हैं एक तरह से। और है जो है पढ़ाते हैं, ईमानदारी है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और पढ़ाते हैं ये आपका योजक यानी कनेक्टर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं ये आपको इसमें, तो ये मैथमेटिकल है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। तो इसमें जो मनुष्य है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मनुष्य जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो नश्वर है ये जो है आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और होते हैं ये आपका
कनेक्टर यानी कि योजक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी इनका जो प्रेडिकेट है इसका हमें थोड़ा आगे काम पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आधार वाक्य देखा, इसके बाद हमने युक्ति युक्त तर्क यानी प्रीमाइसेस देखा। प्रीमाइसेस कोई भी ऐसा कथन जो निष्कर्ष की सत्यता या निष्कर्ष का समर्थन करता हो उसे प्रीमाइसेस कहते हैं। यानी कि जो कथन जो है कंक्लूजन की ओर हिंट करता हो, उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ होने की संभावना हो, तो उसे हम जो है प्रीमाइसेस बोलते हैं, युक्ति युक्त तर्क। इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखा था कि हो सकता है कि इस बार तुम JRF क्लियर कर ले। JRF क्लियर कर ले, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ और यहीं तक इस क्वेश्चन को मतलब इस वाक्य को लूँ मैं, तो ये केवल एक बेस वाक्य रहेगा, क्योंकि इससे हमें पता नहीं चल रहा कि हो सकता है इस बार तुम JRF क्लियर कर लो, इसका क्या मतलब है। लेकिन जब मैंने आगे ये कनेक्टिंग वर्ड लेके आया, बोला कि क्योंकि इस बार तुम एजुपेल से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये दो पूरा वाक्य जो बन के है प्रीमाइसेस हो गया, क्योंकि इससे ना एक निष्कर्ष निकल रहा है कि आप JRF इसलिए क्लियर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो है इस बार जो पढ़ाई हो रही है वो एजुपेल से हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखा कि आज आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। यानी कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, अगर इतना ही वाक्य ले तो ये आधार वाक्य होगा, लेकिन जब इसको मिला देते हैं कि काले बादल छाए हुए इसलिए बारिश हो सकती है, एक ये निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये इससे हमें प्रीमाइसेस पता चल जाता है। ठीक है, ये प्रीमाइसेस बन जाता है। ठीक है, तो हमने आधार वाक्य और युक्ति वाक्य को समझ लिया। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो था वो था हमारा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन के बारे में हमने पढ़ा था कि युक्ति युक्त वाक्य की सबसे प्रमुख बात जो होती है वह जो आधार वाक्य को सपोर्ट करे यानी समर्थन प्रदान करे, वह निष्कर्ष के रूप में मान्य होती है। अब इसको हमने एग्जाम्पल के हिसाब से समझा था कि जैसे सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। ठीक है, यह एक बेस वाक्य था। ऐसे ही दूसरा बेस वाक्य लिया कि रामू एक मनुष्य है, यह भी एक बेस वाक्य था। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि रामू भी नश्वर है, क्योंकि रामू एक मनुष्य है तो रामू भी नश्वर हो जाएगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये जो है आपका हो जाएगा नश्वर। ठीक है, और इसमें मैं एक जो बना देता हूं और ये बनेगा आपका मनुष्य। ठीक है, और मनुष्य में मैं यहाँ पे जो है इसको मैं रामू ले लेता हूँ। ठीक है, तो जितने भी रामू जो है इस मनुष्य वाले गोले में आ रहा है, यानी कि रामू मनुष्य भी है, और जितने भी मनुष्य हैं वो सब नश्वर हैं, यानी कि जितने मनुष्य हैं वो सब नश्वर हैं। और रामू अल्सो अ मनुष्य, तो रामू भी एक क्या हो गया, नश्वर हो गया। मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे थे हम। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंक्लूजन है कि रामू एक नश्वर है, क्यों है कि सभी मनुष्य जो है वो नश्वर है, यानी कि ये आधार वाक्य को भी समर्थन प्रदान कर रहा है। इस प्रकार ये एक कंक्लूजन हो गया। ठीक है, ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम डिटेल में अच्छे से आराम से पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो हमने तर्क देखा, तर्क के 3 कंपोनेंट है, एक आधार वाक्य, एक प्रीमाइसेस, एक कंक्लूजन। ठीक है, तो कथन या वाक्य जिसमें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन हो तो वो तर्क कहलाता है। एक तर्क में एक से अधिक कंक्लूजन हो सकते हैं, कंक्लूजन जो है वो ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है, और एक से अधिक प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तर्क होता है। तर्क वो आधार वाक्य या कथन होता है जिसमें आधार वाक्य, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन तीनों उपस्थित हो, और मेनली पर जो है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो वह तर्क कहलाता है। अब जैसे कि एक फुल फ्लेज में हम देखेंगे कौन सा तर्क बनता है। तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी है,
आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, क्या ये एक आर्गूमेंट है? तो हमने देखा था कि ये एक बेस वाक्य है, क्योंकि इससे आगे हमें कोई कंक्लूजन पता नहीं चल रहा है कि हमने क्यों पढ़ाई शुरू कर दी है। ठीक है, तो कोई इसके समर्थन में कोई कथन नहीं है। ठीक है, तो जब फिर मैंने इसको आगे बढ़ा के लिखा कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि आप दिसंबर में जो है जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। तो ये जो है आपको एक प्रीमाइसेस बन गया पूरे उसको मिला के, और आगे कंक्लूजन की हिंट भी दे रहा है कि आपने पढ़ाई क्यों शुरू की है, क्योंकि तुम जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो। तो इस प्रकार ये एक पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ। ऐसे ही हमने कुछ और एग्जाम्पल देखे, जैसे कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये खाली बेस वाक्य है, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए इसके कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने के लिए एक प्रीमाइसेस और कंक्लूजन की भी ज़रूरत होती है। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। यानी कि इसमें हमें प्रीमाइसेस भी मिल गया और कंक्लूजन मिल गया, तो इसलिए ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक है, प्रदूषण बहुत अधिक है, तो क्या हुआ, यानी कि इसमें आगे कुछ है नहीं, तो ये एक अकेला बेस वाक्य हुआ। ऐसे दूसरा, मोहन की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर है, कमज़ोर है तो क्या हुआ, मतलब ये भी एक बेस वाक्य है, आगे कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला दें कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत अधिक है और मोहन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो हो सकता है, यानी कंक्लूजन बन रहा है यहाँ से कि हो सकता है मोहन जो है बीमार पड़ जाए, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और उसकी रोग प्रतिरोधक जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। इस प्रकार ये एक तर्क का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में हमने देख लिया, तर्क में जो है बेस वाक्य देख लिया, प्रीमाइसेस देख लिया, कंक्लूजन देख लिया। बेस वाक्य जो होता है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, प्रीमाइसेस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंक्लूजन की ओर हिंट देता है, एंड कंक्लूजन वो इम्पोर्टेंट बात होती है जो बेस वाक्य का भी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसके जो पीवाईक्यू के बारे में हमने बोला था कि पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, लेकिन हमने सोचा है कि इसका जो है ये आर्ग्यूमेंट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद ही इसका पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आगे की चीज़ों से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम जो पीवाईक्यू है वो एक साथ कराएंगे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास की। एक हमारा ब्रीफ हो गया आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं आज की सेकंड क्लास में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमने सबसे पहले देखा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आज हम देखेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो है आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ना दो भागों में तोड़ लेते हैं, इंडक्टिव एंड आर्ग्यूमेंट। हिंदी में इंडक्टिव को जो है बोलते हैं आगमन या आगमनात्मक, और आर्ग्यूमेंट को जो है हिंदी में बोलते हैं तर्क। ठीक है, तो इंडक्टिव तर्क क्या होता है, तो एक ऐसा तर्क, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एक तर्क तो है, लेकिन ऐसा तर्क जो किसी निष्कर्ष के सत्य होने की, किसी निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना को बढ़ाता है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे संभावना को बढ़ाता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो मैं इंडक्टिव तर्क को। ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट
जैसे कि मेरे पास ना एक एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। ठीक है, इसमें ना मैं छोटी 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 कुछ प्लास्टिक की बॉल भर देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी मैं कुछ छोटी छोटी जो है प्लास्टिक की बॉल भर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से एक प्लास्टिक की बॉल निकालता हूँ जो है वो आपके रेड कलर की, मानो कि रेड कलर की बॉल निकली है। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड बॉल निकालता हूँ, वो भी रेड कलर की निकली है। फिर मैं कोई और बॉल निकालता हूँ, वो भी रेड कलर की निकली है। ऐसे करके मैं फिर बॉल निकालता हूँ, वो भी रेड कलर की निकली है। ऐसे ही मैंने इसको निकाला, वो भी रेड निकली। ऐसे ही इसको निकाला, रेड निकली। ऐसे ही मैंने इसको निकाला, वो भी रेड निकली। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इसको निकाला, ये भी रेड निकली। ऐसे ही मैंने ये इसको निकाला, ये भी रेड निकली। इसको निकाला, ये भी रेड निकली। इसको निकाला, इसको अभी नहीं निकाला। ठीक है, इससे पहले मैं रुक गया, सारी बॉल्स निकाल ली। अच्छा, इसको भी निकाल लेते हैं, ये रेड निकल गई, एक बॉल रह गई इसमें। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ना क्या बात आएगी कि मैंने जितनी भी इसमें से बॉल निकालनी है वो सारी की सारी जो है वो रेड कलर की, यानी कि लाल रंग की है। तो लास्ट जो बॉल बची हुई है हो सकता है कि वो भी रेड कलर की निकले। ये संभावना तो है ही ना, सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना यही है कि वो लास्ट जो बॉल बची है वो रेड कलर की निकले। ठीक है, तो मतलब मैं एक पहले देखता गया देखता गया देखता गया और फिर मैं एक उस पर पहुंचा कि हो सकता है ये एक रेड कलर की बॉल निकले। ठीक है, ऐसे ही मैं इस पात्र में गया, इसमें पहली बॉल निकाली मैंने, ये ब्लैक कलर की। ये निकाली, ये रेड कलर की। ये निकाली, ये ब्लू कलर की। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये निकाली, ये ग्रीन कलर की। ये निकाली मैंने, येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर की। ये मैंने निकाली, ये पर्पल कलर की है। और ये मैंने निकाली, ये माना पिंक कलर की है। ये मैंने निकाली, माना ऑरेंज कलर की है। ठीक है, ये मैंने निकाली, माना ये स्काई कलर की है। एक बॉल रह गई। अब ये लास्ट बॉल निकालने से पहले मैं क्या सोचूंगा कि यार मैंने जितनी भी बॉल निकाली है उनमें कोई ब्लैक आ रही है, कोई बॉल जो है वो ब्लैक आ रही है, या फिर रेड आ रही है, ऑरेंज आ रही है, स्काई आ रही है, ब्लू आ रही है, वाइट आ रही है, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, ऐसे ही आ रही है। तो मेरा ना सबसे ज़्यादा संभावना और मेरे दिमाग में आएगा कि अगली जो बॉल होगी वो निश्चित ही कोई ना कोई अलग डिफरेंट कलर की बॉल होगी। आएगी या नहीं आएगी? तो मैं क्या है ना कि बिना कोई किसी सिद्धांत के, मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है कि इस पात्र में से मैं जो बॉल निकालूंगा वो सारी ही अलग अलग कलर की आएंगी, या मैं इस पात्र में से जो बॉल निकालूंगा वो एक ही कलर की आएंगी। लेकिन मैंने जब ये प्रयोग किया, परीक्षण किया, तो मेरे निष्कर्ष की जो है ना एक प्रबल संभावना बन गई कि अगर मैं पात्र ए से कोई बॉल निकालूंगा तो वो संभव है कि रेड कलर की ही आए, और पात्र अगर बी से निकालूंगा तो संभव है कि वो हर बार जो है डिफरेंट कलर की बॉल आए। समझ में आया? तो ये जो है इंडक्टिव तुम्हारा जो तर्क होता है, इंडक्टिव तर्क जो होता है आपका, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से एक जनरल सामान्य सिद्धांत की ओर जाता है। कैसे कि मैं बॉल इसमें से पात्र ए में से निकालूंगा तो हर बॉल जो है रेड कलर की आएगी, ये एक मैंने सामान्य सिद्धांत बना दिया। पर्टिकुलरली 1 बाई 1 मैंने देखा था और इसके निष्कर्ष के आधार पर मैंने जनरल बना दिया। ऐसे ही पात्र बी से मैं कोई भी बॉल निकालूँ वो डिफरेंट कलर की आएगी, यानी कि मैंने पर्टिकुलर देखा था तो डिफरेंट कलर की आई। तो अब मैंने एक जनरल सिद्धांत बना दिया
कि जो है ये हर बार जो है डिफरेंट आएगी। तो इंडक्टिव तर्क में क्या होता है कि हम जो है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडक्टिव तर्क होता है। और इसमें जो है हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं निष्कर्ष है, इसमें हम जो है निष्कर्ष की ये बात नहीं बोल सकते। मैंने इससे पहले आपको बताया था, ये देखिए कि निष्कर्ष के सत्य होने की संभावना को बढ़ाता है, ये एक ऐसा तर्क है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम डेफिनेट तो नहीं कह सकते ना कि अगली रेड ही होगी, लेकिन संभावना है कि रेड हो। ऐसे ही पात्र बी की बात करें तो संभावना है कि डिफरेंट कलर की लास्ट बॉल हो, लेकिन हम एकदम डेफिनेट श्योर नहीं कह सकते कि ये डिफरेंट कलर की ही हो। यानी कि निष्कर्ष की जो है इंडक्टिव तर्क जो होता है वो निष्कर्ष की सत्य होने की संभावना को बढ़ाता है। ये दो बात आपको याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। और ये एग्जाम्पल एकदम रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इंडक्टिव तर्क आपको समझ आया कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, पहले पर्टिकुलर 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम एक जनरल सिद्धांत बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें, और इसके बाद हम जो है निष्कर्ष की, इससे हमें सत्य होने की संभावना जो है प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करें हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इंडक्टिव के एकदम जस्ट उल्टा होता है, एकदम जस्ट उल्टा होता है। यानी इसमें हम जो है जनरल से जो है पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे अभी मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इसमें जो है जो निष्कर्ष जो है, हमारा तर्क जो है वो निष्कर्ष के बारे में गारंटी देता है कि मैंने जो तर्क दिया है उससे ये निष्कर्ष जो है एकदम एक्यूरेट सत्य होगा, यानी कि सत्य होने की गारंटी देता है। तो वो होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि हम वही एक बॉल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक पाथ एंड दूसरा पाथ ए एंड बी, इसमें मैं 3 बॉल रख लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें ना मैंने कहा कि जितनी भी सभी बॉल हैं वो रेड कलर की है, रेड कलर की है। अच्छा, रेड कलर की है, कैसे पता चला? तो ये साबित करने के लिए हम ना 1 बाय 1 बॉल उठा के देखेंगे। तो हमने देखा कि ये भी रेड की आई, ठीक है। ये उठा के देखी, ये भी रेड कलर आई। ये भी उठा के देखा हमने, रेड कलर आई। यानी कि हमने पर्टिकुलर उठा के देखा। तो तुम्हारा जो तुम जो जनरल बात कह रहे थे कि इसमें सभी रेड है, तो वो सही हो गया। ऐसे ही हम कहें कि इसमें जो है ना कि सारी जो बॉल हैं वो डिफरेंट कलर की हैं। तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया कि इसमें बी में जो है सारी डिफरेंट कलर की बॉल हैं। तो मैंने फिर इसमें से एक एक करके निकाला, तो मुझे एक ये ब्लू मिली, एक येलो मिली, एक वाइट मिली। यानी कि हमारा जो जनरल स्टेटमेंट था, निष्कर्ष जो था वो सिद्ध हो गया कि यानी कि इसमें डिफरेंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि इसमें पहले ही से ही कि ये रेड हैं या ये जो है इसमें डिफरेंट की वो है। माना कोई व्यक्ति है जिसने पहले देख के इसमें रखा है और बोल रहा है, उसने जो बात बोल दी है, तो अब उसका निष्कर्ष है कि इसमें सारी जो है रेड कलर की है। तो तुम तो उसको विश्वास करने के लिए पहले पर्टिकुलर चेक कर रहे हो ना कि रेड कलर की है, तब जाके तुमने हाँ उसके निष्कर्ष को माना कि हाँ रेड कलर की बॉल है। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैथमेटिकली एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे कि मैं ना एक सम संख्या यानी कि इवन और एक में जो है विषम संख्या
विषम संख्या जो है ओड संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो मुझे ना हमेशा एक ओड संख्या प्राप्त होती है, यानी कि विषम संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, ये मैंने एक जनरल जो है सिद्धांत बना दिया है कि सम प्लस विषम में जोड़ता हूँ तो मुझे विषम संख्या प्राप्त होती है। चलिए चेक कर लेते हैं ऐसा होता है या नहीं। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लूँगा 2, यानी कि मेरे पास एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। जब मैं इनका एडिशन करता हूँ तो 5 एक मेरे को विषम संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हमारा जो जनरल स्टेटमेंट था वो सही निकला। चलिए एक और चेक करके देख लेते हैं। मेरे पास एक 10 है और एक मेरे पास कोई संख्या है 17, और मैंने जब इन दोनों का एडिशन किया तो मुझे जो है 27 संख्या प्राप्त हुई है, यानी 27 जो है एक ओड नंबर है। तो मैं कितने भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इस स्टेटमेंट को चेक कर सकता हूँ। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये हमेशा साबित करेगा कि जो मैं जो बोल रहा हूँ ये पर्टिकुलरली चेक करने के बाद सही आ रहा है, तो ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के सबसे जो फेमस जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हैं, उनमें आप ले सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, लॉजिकल रीजनिंग ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ऐसे ही आप पढ़ते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जी वो है, वो भी एक क्या बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का फर्दर जो है बाइफरकेशन करते हैं हम, तो वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक में आगे बाइफरकेशन करते हैं। इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो इंडक्टिव जो छोड़ा था हमने कि इंडक्टिव क्या होता है ये समझ लिया। अब हम इंडक्टिव को ना आगे बढ़ाते हैं, बाइफरकेशन करते हैं इंडक्टिव में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। इंडक्टिव अभी हमने पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इन दोनों के बारे में समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब मैं इंडक्टिव को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछूँ तो आप बता पाओगे? तो आपको डिफरेंस याद रखने हैं वही 2 पॉइंट। इसमें जो है हम पर्टिकुलर चेक करते हैं, उसके बाद एक सामान्य धारणा पे या सिद्धांत पे पहुंचते हैं। और इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले हमारे पास कोई सिद्धांत होता है, जनरल स्टेटमेंट होता है, और उसको हम पर्टिकुलर चेक करके प्रूव करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो निष्कर्ष है उसके सत्य होने की संभावना रहती है। या ये इंडक्टिव जो तर्क होता है वो निष्कर्ष सत्य होने की संभावना को बढ़ाता है, जबकि डिडक्टिव जो होता है वो निष्कर्ष के सत्य होने की गारंटी देता है। ठीक है, कि जैसे हमने देखा कि ये नल सिद्धांत है और पर्टिकुलर आप चेक कर लो, गारंटी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। आगे अभी हम इनको देखेंगे और भी जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और PYQ करेंगे। अब हम इंडक्टिव में है ना, इसका आगे विभाजन करते हैं वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बनता है। चलिए तो अब अच्छे से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो वैलिड आर्ग्यूमेंट मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ऐसा तर्क जिसमें
सभी युक्ति वाक्य, इंग्लिश शब्द बोल देता हूँ मैं, प्रीमाइसेस सत्य हो। ऐसा तर्क जिसके सभी युक्ति वाक्य जो है सत्य हो, प्लस निष्कर्ष भी सत्य हो। ऐसा तर्क जिसके सभी युक्ति वाक्य भी सत्य हो और निष्कर्ष भी सत्य हो, आपका जो है वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ये है आपकी थ्योरी, और अब मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं तुम्हें। एग्जाम्पल है कि सभी फल सब्जी हैं। ये मेरा पहला प्रीमाइसिस हो गया, ठीक है। दूसरा प्रीमाइसिस बोल रहा हूँ मैं, आम एक फल है। ये बात भी सही है, ठीक है। अब मैं तीसरा जो है वो मेरा कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि आम जो है एक सब्जी है। आम जो है एक सब्जी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पहला प्रीमाइसिस होता है उसको आप ना ट्रू मान के चलते हैं। अगर ट्रू इसको नहीं मानोगे तो आप आगे के निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ये हमेशा ट्रू होगा। दूसरा वाला चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं, और फिर हम निष्कर्ष को चेक करेंगे कि इसके आधार पर ये ट्रू निष्कर्ष निकल रहा है या फॉल्स निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम की सहायता से इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें सभी फल जो है सब्जी है, यानी कि सब्जी जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, वेजिटेबल, ठीक है। और वेजिटेबल में जो है एक ग्रुप जो है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, वो है फ्रूट का। यानी कि फ्रूट्स जो है वो सब्जी के अंदर ही आएंगे, क्योंकि सारी सब्जी जो है, मतलब सारे जो फ्रूट्स जो हैं वो सब्जी हैं। तो यानी कि सब्जी के अंदर है फ्रूट्स आपका, और जितने भी फ्रूट्स हैं ना उनमें एक फ्रूट जो है आम भी है। तो मैं इस वाले को जो है ना आम ले लेता हूँ, ठीक है। आम, मैंगो, ठीक है, सबका फेवरेट। तो मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि जो फ्रूट्स हैं वो वेजिटेबल भी है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सभी वेजिटेबल हैं वो फ्रूट है? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो एरिया बच गया है ना, हो सकता है इसमें फ्रूट की जगह कुछ और हो। तो ये सभी फ्रूट्स जो हैं वो तो वेजिटेबल के अंदर इंक्लूड है, लेकिन सभी वेजिटेबल जो है वो फ्रूट्स के अंदर नहीं आते हैं। तो हम इसको तो सत्य मानेंगे कि सभी फ्रूट जो है वेजिटेबल है, लेकिन सभी वेजिटेबल है वो फ्रूट नहीं है, ठीक है। अब अगली बात आती है कि आम जो है, यानी कि मैंगो जो है, एक फ्रूट है, ठीक है। तो ये बात जो है सत्य है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आ रहा है मैंगो, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंगो जो है एक वेजिटेबल है? कैसे? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूट जो है वो एक वेजिटेबल है, और इसी फ्रूट के अंदर एक बैठा हुआ है मैंगो। तो मैंगो जो है वो भी वेजिटेबल हो गया, हुआ ना। तो कंक्लूजन जो है कि आम एक सब्जी है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमें जो है इसको वैलिड आर्ग्यूमेंट सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए कि जो हमारे प्रीमाइसिस हैं वो भी ट्रू हो, और हमारा जो कंक्लूजन है
वो भी ट्रू हो। तो हमारी प्रीमाइसेस जो है वो ट्रू हैं, पहली को हम ट्रू मानते हैं और दूसरा जो है उसके आधार पर ट्रू है, और तीसरा इन दोनों को मिला के जो कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं और वो कंक्लूजन जो है वो ट्रू आ रहा है, यानी कि ये एक वैलिड तर्क है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूं इनवैलिड तर्क की। इनवैलिड तर्क, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट में आपका सबसे पहली बात कि ऐसा तर्क जिसमें कोई जो युक्ति वाक्य है, कोई युक्ति वाक्य जो है यानी कि प्रीमाइसेस, ऐसा तर्क जिसमें कोई युक्ति वाक्य जो है फॉल्स हो यानी कि असत्य हो, तो वो है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। या ध्यान रखें, मैं प्लस में नहीं बोल रहा हूँ, इसको और लगा के बोल रहा हूँ। या फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स है यानी कि असत्य है। इन दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी हो रही है तो वो है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। वही पहले वाला एक एग्जाम्पल, उसी को लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा पहला जो प्रीमाइसिस है कि सभी फल सब्जी है। नंबर दो, सभी फल सब्जी हैं। संतरा, हमने आम लिया था ना, हाँ चलिए, तो आम जो है एक सब्जी है। ठीक है, और नंबर 3 कंक्लूजन जो है हमारा वो है कि आम जो है एक फल है। आम जो है एक फल है। ठीक है, तो इसको हम वही वेन डायग्राम की सहायता से बनाएंगे। ये हमने सभी फल सब्जी हैं यानी कि वेजिटेबल का सबसे बड़ा वो है, हमने ले लिया। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रीमाइसिस कह रहा है कि आम एक सब्जी है। ठीक है, देखते हैं, आम एक सब्जी है। मैंने मान लिया कि मैंगो जो है एक सब्जी है इसी के अंदर कहीं पे, और कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है कि आम एक फल है। सभी फल जो है एक सब्जी है, यानी कि मैंने पहले इसको बनाना था। इस सब्जी के अंदर जो है सभी जो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब्जी के अंदर आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट था कि आम एक सब्जी है, तो मैंगो जो है वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि सभी फल सब्जी हैं। तो मैंगो जो है वो यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये भी एक सब्जी है स्टेटमेंट के अनुसार, और यह मैंगो यहाँ भी हो सकता है। यानी कि मैंगो जो है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मैंगो जो है फ्रूट हो भी सकता है, मैंगो जो है फ्रूट नहीं भी हो सकता है। अगर मैंगो को हम यहाँ मान लें सब्जी के रूप में तो वो फ्रूट है, और मैंगो को सब्जी के रूप में अगर हम यहाँ माने तो वो फ्रूट नहीं है। यानी कि इससे हमारे जो है एग्जैक्ट जो बोलते हैं उसको निष्कर्ष जो है कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। तो ये जो है एक इनवैलिड
इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दिसंबर 2025 नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो उठाया है वो है आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये हमने पहले वीडियो में जान लिया। आर्ग्यूमेंट के कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हमने पहली वीडियो में ही जान लिया है। और आर्ग्यूमेंट में जो 3 कंपोनेंट्स जो थे, बेस वाक्य, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, इनको भी हमने पहली वीडियो में अच्छे से समझा। आज हमने बेस वाक्य के बारे में जो 3 वर्ड थे उनको समझा, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कनेक्टर। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना इस वीडियो के बाद, पूरा क्लास देखने के बाद, कि इसमें कौन सब्जेक्ट, कौन प्रेडिकेट, कौन कनेक्टर है। तो इसमें बताना कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इसमें बताना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कनेक्टर। ठीक है, हाँ, तो हमने ये इतना जान लिया। उसके बाद हमने जाना आज कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने जो है जाना डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अभी 2 टाइप रह गए हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो आज की क्लास में तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो था उसके अंदर हमने देखा था वैलिड इनवैलिड। और उसके बाद अब हम इनको इसके आगे जो है हम इनको वैलिड इनवैलिड को चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से साउंड होता है और कौन सा अनसाउंड होता है। ठीक है, और इसमें डिडक्टिव में हम चेक करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसको हम सारे जो भी हमने स्टार्टिंग की वहाँ से रिकैप करते हुए स्ट्रॉन्ग, वीक, साउंड और अनसाउंड को समझेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर की जो PDF है वो हमने शुरू में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक बताई उस पर जाके आपको मिल जाएगी। कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है पिन कर दी जाएगी। आप वहाँ जुड़ के आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और PYQ प्रैक्टिस कीजिए, MCQ लगाइए। और जिन लोगों का पेपर 2 हिस्ट्री है वो मेरे साथ जुड़ के हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैंने जून 2024 में 98 परसेंटाइल के साथ जो है JRF क्लियर किया था। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप भी JRF क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें बताइए कमेंट में, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियो को हम इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वंस अगेन। ठीक है।